हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरक। हम कर रहे हैं जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। जस्ट बेटा जिन्हें क्लासेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, यस क्लासेस आर अवेलेबल इन बोथ गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव फॉर्म। टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, वेरी इजी चैप्टर। आपके एग्जाम में आवे, मार्क्स छोड़ना मत। छोटा सा अमेंडमेंट भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है, पर बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 15-20 मिनट के डिस्कशन में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो टैक्स, यहाँ पे इनवॉइस, जीएसटी में बेटा इनवॉइस को बहुत रिलेवेंस दिया, बहुत ज्यादा रिलेवेंस दिया इनवॉइस इश्यू करने के लिए। यहाँ पे उसमें क्या कंटेंट्स रहेंगे वो दिए हुए, कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, बट कंटेंट्स क्या रहने चाहिए इनवॉइस के, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, रिवाइज इनवॉइस, रिसीट वाउचर, बहुत सारे टर्म्स यूज किए, बिल ऑफ सप्लाई, सबके कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से बन सकती है। अब यहाँ पे इनवॉइस अगर गुड्स की आप इनवॉइस इश्यू कर रहे हो टैक्स इनवॉइस, तो ट्रिप्लीकेट में इश्यू होगी। ट्रिप्लीकेट 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल जो है वो रिसिपिएंट के लिए रहेगी, ऑब्वियसली सामने वाले को टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लेना है, ओरिजिनल कॉपी उसके पास जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर जो गुड्स कैरी कर रहा है उसके पास रहेगी। एंड ट्रिप्लीकेट विल बी फॉर सप्लायर, ट्रिप्लीकेट कॉपी विल बी फॉर द सप्लायर। ठीक है, सर्विस के केस में 2 ही कॉपी बनेगी, ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, सप्लायर और रिसिपिएंट है, तो ओरिजिनल किसके लिए रहेगी, रिसिपिएंट के लिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड डुप्लीकेट विल बी फॉर द सप्लायर, डुप्लीकेट बेटा सप्लायर के लिए रहेगी। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इश्यूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे हम सीरियल नंबर आपको यहाँ बताने रहेंगे। नाउ क्या क्या इनवॉइस हो सकती है, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस किसके लिए होती है बेटा, टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो गुड्स या सर्विस लाइबल है, लेविएबल टू टैक्स है, उनको जब वो यहाँ पे सप्लाई करता है तो क्या इश्यू करना है उसको, टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई एक डॉक्यूमेंट होता है, वो इश्यू करेगा पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और बाय अ कंपोजिट डीलर। तो अगर मेरे गुड्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, मेरे एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, और यहाँ पे एग्जेम्प्ट गुड्स अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में मतलब निल रेटेड गुड्स हो सकते हैं, होली एग्जेम्प्ट गुड हो सकते हैं मेरे यहाँ पे। तो अगर मैं ये सप्लाई कर रही हूँ तो उस केस में बेटा मेरे को क्या इश्यू करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा। या मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, क्यों, क्योंकि भाई बिल ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सामने वाले को क्रेडिट लेना नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की कोई बात ही नहीं। कंपोजिशन डीलर भी जो टैक्स लगा के देता है, सामने वाले को क्रेडिट मिलता नहीं है, तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इश्यू होगा। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड बाय अ पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों भी सप्लाई कर रहा है, वो क्या इश्यू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो यहाँ पे इश्यू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो इश्यू करेगा। नाउ एक रिसीट वाउचर होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गुड्स बेचने वाली हूँ 5 लाख रुपए के, मैंने आपको बोला कि नहीं भाई एक काम करो, थोड़ा एडवांस पेमेंट तो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करो, आप एक काम करो 10% ही एडवांस पेमेंट कर दो। तो 5 लाख के गुड्स हैं, 10% मैंने बोला 50,000 रुपए का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी यहाँ पे बुकिंग लूंगी और फिर आपको सप्लाई होगा। तो आपने बोला ठीक है मैम कोई दिक्कत ही नहीं है, 50,000 तो ये रखो, आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब क्या उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा, मैंने आपसे जो एडवांस लिया है, हाँ रिसीट वाउचर इश्यू करना पड़ता है। सो जब भी सप्लायर को कोई एडवांस पेमेंट इश्यू करता है तो सप्लायर को क्या इश्यू करना है, रिसीट वाउचर इश्यू करना है, रिसीट वाउचर इश्यू करना है। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता है, नेचर ऑफ सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है तो आप रेट ले सकते हो उसको 18%, और नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो उसे आप ले सकते हो आईजीएस, इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो अब गुड्स के केस में तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं बचता है, क्योंकि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस या नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगता है, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लगती है। बट सर्विस सेक्टर में इसका अभी भी रिलेवेंस आता है। सो आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है तो आप क्या रेट ले सकते हो, अगर आपको रेट ऑफ टैक्स उस टाइम नहीं पता, जब आप एडवांस ले रही हो, मैंने तुमसे एडवांस लिया 2-3 प्रोडक्ट के लिए लिए, अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो मेरे को 18% के हिसाब से रेट डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उस सप्लाई को मैं क्या मानूंगी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई मानूंगी। नाउ अब अपनी बात बनी नहीं, आपने बोला नहीं यार ये मैम का काम बरोबर नहीं है, इनसे तो रिफंड ले लो। आप आए बोले मैम वो मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, मैंने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो रिफंड लो, मैंने आपको 50,000 रुपए आपके रिफंड कर दिए। उस केस में तो यहाँ सप्लायर को जिसको एडवांस मिला था बट सप्लाई हुई, और सप्लायर ने रिसीट वाउचर इश्यू किया था बट सप्लाई हुई नहीं,
तो उस केस में क्या इशू करना है सर? रिफंड वाउचर। तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिया और उसके साथ मुझे क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है? डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अपन टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर सप्लाई हुई नहीं तो मैं आपको क्या इशू कर दूंगी? रिफंड वाउचर आई हैव टू इशू यू, रिफंड वाउचर मैं आपको इशू कर दूंगी। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये क्या है? द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। तो दिन खत्म होने पे कुछ सप्लाईज के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू की जाती है। कौन सी? जब भी टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जहां पे टैक्स इनवॉइस, इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका लेस देन 200 है, आपने 50-50 रुपए की किराना दुकान में भाई यहाँ पे मैंने चाय पत्ती खरीद ली, कॉफी खरीद ली, वॉट एवर, सप्लाई मेरी कितनी है? 200 रुपए से कम है। रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सामने वाला रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस एंड सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, समझ लो कॉफी सेल करी मैंने, 100 रुपए की कॉफी हुई, सामने वाले रिसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है और उसने बोला नहीं चाहिए यार इनवॉइस। तो ऐसे सारे छोटे छोटे का मैं क्या कर सकती हूँ? कंसोलिडेटेड डे एंड में मुझे कंसोलिडेटेड इनवॉइस उसका बनाना है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है। ऑब्वियसली मैं उस पर टैक्स तो डिस्चार्ज करूंगी, बट मुझे उसको इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने कंप्लायंस से रोका है कि ठीक है 200 रुपए से कम तक के का है तो माफ किया। Then there is a concept of revised tax invoice. Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supply effected during the effective date of registration and date of issuance of registration certificate. तो यहाँ पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 25 ऑफ नवंबर को, सॉरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को। ठीक है, यहां पे आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को, किस चीज के लिए? यहां पे आप लायबल हुए कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया 15 दिसंबर को, तो इज इट विद इन 30 डेज? यस। तो इस केस में आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ने आपको 18 दिसंबर को बोल दिया कि ठीक है अब आपका रजिस्ट्रेशन है इफेक्टिव, यहाँ पे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 18 दिसंबर को। बट यहाँ पे बेटा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? आपकी 25 नवंबर ही हो जाएगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 25 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक के कुछ इनवॉइसेस तो इशू करी होगी, बट तब तक के आपको पता नहीं था कि आपको रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस आपको तब तक के पता नहीं था 18 दिसंबर तक के आपको देंगे, ग्रांट करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप उस टाइम पे तो आपने वहां पे टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते थे। तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, किस पीरियड की? यहाँ 25 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू की थी, अब आप क्योंकि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 25 नवंबर से है, तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। सो रिवाइज इनवॉइस इज टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ taxable supply affected during effective date of registration and date of issuance of registration certificate. Consolidated revised invoice may be issued in respect of taxable supply made to unregistered recipient. जो आपने छोटे छोटे 200 रुपए वाले लोगों, उससे कम वाले लोगों को जो किया होगा उनके लिए consolidated tax invoice आप बना सकते हो। In case of interstate supply, consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered if the value exceeds 2,50,000 during this period. तो 2,50,000 के ऊपर अगर आपका सप्लाई पहुंचता है तो उस केस में कंसोलिडेटेड नहीं बनेगी, इंडिविजुअल बनेगी। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर ऑल्सो सेम एज, नहीं यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर नॉट सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे कट कर सकते हो। नाउ क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा होता था कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को एक क्रेडिट नोट इश्यू करना है, एक इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इश्यू करूंगी। अभी यहाँ पे कर दिया है कि अ पर्सन कैन इश्यू 1 or more क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल भर में मैंने कुछ सप्लाई की, पूरे साल के एंड में मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करने की बात आती है, तो मैं पूरे सप्लाई के अगेंस्ट एक ही अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी इश्यू कर सकती हूँ, अलग अलग भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है।
तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया किया, आपका कंप्लायंस बर्डन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में कम किया है कि पूरे साल भर में जितनी भी इनवॉइसेज हैं यहाँ पे उसके अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा दोनों आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। पहले एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट इशू होता था। सो अब क्रेडिट नोट कब इशू करना पड़ता है? वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एनी गुड्स। आपने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करी, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी, टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस एक्सीड्स द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। इनवॉइस में आपने गलती से वैल्यू ज्यादा लिख दी, फॉर एग्जांपल आपने गलती से ज्यादा वैल्यू लिख दी, या टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। आपने टैक्स ज्यादा ले लिया, वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। हम लोग जाते हैं, आपको याद है, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमको पसंद नहीं आया, हम वापस करते हैं, वो लोग हमको क्रेडिट नोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट उसी कंसेप्ट से याद रखना कि मॉल में शॉपिंग करने का रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गई, या टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, या रिसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसको क्रेडिट नोट देते हैं। वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। आपने तो यहाँ 100 क्वांटिटी का बिल भेजा और गुड्स आपने 50 ही क्वांटिटी भेजा, तो डेफिशिएंट हो गया, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज्यादा कर दिया। तो इन सभी केसेस में क्या होता है बेटा, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस में इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज एन अमेंडमेंट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि एक ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट क्या एक ही क्रेडिट नोट आएगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट आ सकते हैं। सो टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है, इनमें से कोई भी केसेस में कर सकता है, अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, टैक्स चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, या फिर गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिटर्न कर दिए या डेफिशिएंट फाउंड किए, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे क्या इशू कर सकता है, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। किसको? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ को, रिसिपिएंट को। नेक्स्ट, जस्ट क्रेडिट नोट के अपोजिट हो गया डेबिट नोट। क्या? वेयर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी थी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और वो सप्लाई के लिए आपने क्या की थी, टैक्स इनवॉइस इशू करी थी। टैक्सेबल वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, बट आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कम है, आपने गलती से कम चार्ज किया, आपने 50,000 रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए थी, आपने 30,000 ही की, तो उस केस में क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको उससे और टैक्स कलेक्ट करना है, और पैसा कलेक्ट करना है। टैक्स चार्ज आपने गलती से गलत कर दिया, 1000 चार्ज करना था, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई, आपने 100 रुपीज यहाँ पे कर दिया, तो टैक्स आपने कम ले लिया उससे। सो रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस मे इशू वन और डेबिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर लिख लो आप, ठीक है। तो रिसिपिएंट को यहाँ पे वो इशू कर सकता है, क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वो इशू कर सकता है डेबिट नोट उसे इशू कर सकता है। नाउ सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन, ये भी एक अमेंडमेंट है रिसेंटली कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है बैंकिंग कंपनी के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। सो टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, एंड इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। इन सभी केस में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, तो इन सब में हमको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अब कितने HSN डिजिट होने चाहिए आपकी टैक्स इनवॉइस पे, किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेट टर्नओवर। मैम अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ तक है या उससे कम है, तो B2B सप्लाई आप जो कर रहे हो, B2B बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन टू सप्लाई कर रहे हो, तो 4 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट है, 4 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट। बट अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो, उस केस में इट इज टोटली ऑप्शनल। आपको करना है तो आप 4 डिजिट यहाँ पे शो कर सकते हो इनवॉइस पे, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 5 करोड़ है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, ऐसा कुछ लाइक है, तो इन दैट केस B2B सप्लाई करो या B2C सप्लाई करो, 6 डिजिट HSN आपको शो करना पड़ेगा इनवॉइस में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन खाली किसके लिए, देखो अगर आपका क्या एग्रीगेट टर्नओवर, कब का एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर भाई 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो B2B सप्लाई के लिए मुझे 4 डिजिट HSN शो करना पड़ेगा मेरी टैक्स इनवॉइस पे। B2C के लिए टोटली ऑप्शनल है, मुझे शो करना है तो 4 डिजिट में शो कर सकती हूँ, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी।
एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 5 करोड़ से ज्यादा है, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, व्हाटएवर, तो B2B सप्लाई करूं चाहे B2C सप्लाई करूं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे? 6 डिजिट HSN मेरे इनवॉइस पे रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभार MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले हैं उनके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, उनको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन डिसअलाउड है। डिसअलाउड है तो जैसे हम PVR वगैरह मूवी देखने जाते हैं तो हमें क्या की जाती है, इशू की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू की जाएगी, उसमें उसी को टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, उसी को टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स उसमें रहेंगे जैसे कि टैक्स इनवॉइस में रहते हैं, बट रिसिपिएंट की डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, रिसिपिएंट की डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कोई दूसरे स्क्रीन वाले हैं जो अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, वो भी ये ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ई इनवॉइसिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ई इनवॉइस किसको यहाँ पे इशू करना होता है? कौन इशू करता है ई इनवॉइसिंग? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, क्या? aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards, जिसका aggregate turnover from any preceding financial year from 17-18 onwards, 17-18 में हो सकता है, 18-19 में, 19-20 में, 20-21, 22-23, कभी भी उसका aggregate turnover क्या है? 5 करोड़ से ज्यादा, it exceeds 5 करोड़, it exceeds 5 करोड़, तो उसको क्या करना है? ई इनवॉइस यहाँ पे इशू करना है। किसके लिए? B2B के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, B2B के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। यहाँ पे B2C के लिए कोई जरूरत नहीं है, B2C के लिए कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ई इनवॉइसिंग किसके लिए नहीं लगती? इनपुट्स है यहाँ पे। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे किस चीज के लिए? फॉर इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो इनवॉइस इशू करते हैं उसमें ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं होती। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई इनवॉइस किसको लगती है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स क्या है? 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको ई इनवॉइस इशू करना है, उसको ई इनवॉइस इशू करना है। अब जो यहाँ पे ई इनवॉइस इशू कर रहा है वो कौन है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? फॉर एग्जांपल नोटिफाइड पर्सन है, उसको यहाँ पे ई इनवॉइस इशू करना पड़ रहा है। किस चीज के लिए? जो सप्लाई वो कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज, तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एडवोकेट है बेटा, एडवोकेट से यहाँ पे किसी बिजनेस एंटिटी ने सर्विसेज ली, तो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है? आरसीएम पे बिजनेस एंटिटी की हमारी बात हुई है रिवर्स चार्ज के चैप्टर में। आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगी। बट ई इनवॉइस किसको इशू करना है यहाँ पे? भाई ई इनवॉइस में नोटिफाइड पर्सन को इशू करना होता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो उस केस में ई इनवॉइस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये एडवोकेट का टर्नओवर 8 करोड़ है तो ई इनवॉइस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? एडवोकेट की। भले टैक्स आरसीएम पे इस पर डिस्चार्ज बिजनेस एंटिटी करेगी, बट ई इनवॉइस किसको इशू करना है? नोटिफाइड पर्सन को। नोटिफाइड पर्सन कौन है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? एग्रीगेट टर्नओवर एडवोकेट का 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको ई इनवॉइस इशू करनी है, वो जो सप्लाईज कर रहा है उसके लिए। तो एडवोकेट ई इनवॉइस इशू करेगा, भले उसके लिए आरसीएम पे टैक्स बिजनेस एंटिटी पे करेगी। तो जब नोटिफाइड पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स आरसीएम पे आगे वाला जना यहाँ पे कर रहा है, तो रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो उस केस में ई इनवॉइस नोटिफाइड पर्सन इशू करेगा, भले से टैक्स रिसिपिएंट डिस्चार्ज करेगा, टैक्स रिसिपिएंट डिस्चार्ज करेगा। अब अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें, क्या हो रहा है कि नोटिफाइड पर्सन ने यहाँ पे क्या किया? कुछ यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज ली जिसपे टैक्स आरसीएम पे नोटिफाइड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ रहा है। नोटिफाइड पर्सन है मतलब जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उसने यहाँ पे कुछ सप्लाईज ली जिसपे टैक्स आरसीएम पे उसको डिस्चार्ज करने को आ रहा है, टैक्स आरसीएम पे उसको डिस्चार्ज करने को आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसने कुछ लिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ लिया है, इंपोर्ट किया है या फिर, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती नोटिफाइड पर्सन की। क्यों? क्योंकि ई इनवॉइसिंग आउटवर्ड सप्लाई के लिए, इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं। ठीक है, तो नोटिफाइड पर्सन है क्योंकि उसका टर्नओवर 8 करोड़ था इसलिए वो यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो नोटिफाइड पर्सन है ई इनवॉइसिंग के लिए। बट वो उसके आउटवर्ड सप्लाई के लिए उसके ई इनवॉइसिंग अप्लाई होती है। जो सप्लाई वो यहाँ पे इनवर्ड ले रहा है कि किसी से ले रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल 9(4) में आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है, या वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह कर रहा है, तो इस केस में क्या ई इनवॉइसिंग लगेगी ये इंपोर्ट के लिए या अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेस कर रहा है? नहीं, इसमें नहीं लगेगी। आउटवर्ड सप्लाई पे लगती है, आउटवर्ड सप्लाई। इसका जो आउटवर्ड सप्लाई रहेगा उसके लिए उसको ई इनवॉइसिंग लगेगी, उसके लिए उसको ई इनवॉइसिंग लगेगी। अब
ई इनवॉइसिंग यहाँ पे जब भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं वो ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट कॉपी में इनवॉइसेस यहाँ पे कैरी करना फिजिकली, तब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, कौन कौन सी एंटिटीज को एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसेस, ठीक है बेटा, फास्ट जा रहे हैं, रिविजन है। एग्जेम्पशन किस किस को ई इनवॉइस से, यहाँ पे 6 लोग हैं मैम जिनको ई इनवॉइस नहीं इशू करना है, चाहे उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ हो ना, उनको ई इनवॉइस इशू नहीं करना है। कौन? एसईजेड यूनिट। कौन यहाँ एग्जेम्प्ट है? एसईजेड यूनिट। एसईजेड डेवलपर नहीं एग्जेम्प्ट है, एसईजेड डेवलपर को लगते हैं प्रोविजंस। एसईजेड यूनिट एग्जेम्प्ट है पहला। दूसरा, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग के लिए। तीसरा, जीटीए। जीटीए क्या करता है मैम? सप्लाई करता है यहाँ पे सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन गुड्स कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन इन गुड्स कैरेज की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको एग्जेम्प्ट है। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले को एग्जेम्प्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले को एग्जेम्प्ट है। उसके बाद पर्सन जो सप्लाई कर रहा है सर्विस कहाँ पे? एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो है उनको एग्जेम्प्ट किया हो गया है। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया, एग्जाम किया गया। तो कौन कौन यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है? एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जीटीए जो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ जीटीए सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी वाले, इनको क्या किया? एग्जाम किया है ई इनवॉइसिंग से, एग्जाम किया है ई इनवॉइसिंग से। ये जो टैक्स पेयर्स है इनको क्या करना है भाई? इनको डिक्लेरेशन दे देना इनके टैक्स इनवॉइस में कि क्या, कि इवन दो देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द नोटिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर ई इनवॉइसिंग, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ई इनवॉइस। उनको ई इनवॉइस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, नोटिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर जो है ई इनवॉइसिंग के लिए उससे ज्यादा है, तो भी उनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं, खाली इनवॉइस पे क्या है, कैसा एक डिक्लेरेशन दे देना, ठीक है। अब ये एंटिटीज को जैसे मैंने आपको बताया इनको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। भाई 5 करोड़ से कम वालों को तो वैसे भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, ये लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी इनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है, भले 100 करोड़ भी हो, इनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। और हमारी बात हुई सिर्फ एसईजेड यूनिट को एग्जेम्पशन है, एसईजेड डेवलपर को नहीं। क्वेश्चन में एसईजेड डेवलपर आएगा तो उसको क्या है भाई, उसको ई इनवॉइसिंग बनानी है, उसका डिपेंड करेगा क्या, नोटिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे। अब एक क्लैरिफिकेशन आया, उसने बताया कि भाई ये जो ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है वो एंटिटी एज अ होल है, नेचर ऑफ सप्लाई से नहीं है। मतलब बैंकिंग कंपनी अगर एग्जेम्प्ट है तो बैंकिंग कंपनी कोई भी सर्विस देना वो एग्जेम्प्ट है, बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्ट है, बैंकिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ऐसा नहीं है। तो नेचर ऑफ सर्विस पे नहीं डिपेंड करता। ये लोग अगर हैं, ये 6 लोग हमने जो देखे, ये इन एनी केस एंटिटी एज अ होल एग्जेम्प्ट है, ये कुछ भी गुड सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया कि भाई अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है नोटिफाइड, यहाँ जो टर्नओवर है उससे मतलब आपका 5 करोड़ से ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे ई इनवॉइसिंग, आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको ई इनवॉइस इशू करनी है अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसको, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसीज को, लोकल अथॉरिटीज को, पीएसयूज को, जिनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 51, अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हो तो आपको तो इनवॉइस इशू करनी है, इनवॉइस इशू करनी है, ठीक है। अगर आप इन लोगों को सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस इशू करनी है, ठीक है। यहां पे देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी को एग्जेम्पशन दिया था। आप अगर यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को सप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं है, आपको ई इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हाउ इज ई इनवॉइस जनरेटेड? बड़ी सिंपल सी बात है, हम हमारे खुद के अकाउंटिंग ईआरपी सिस्टम पे इनवॉइस बनाते, वो इनवॉइस मैच होनी चाहिए किससे, ई इनवॉइस स्कीमा से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे उसके फील्ड्स मैच होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं, हमने क्या अपलोड कर देनी, किसमें, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हम हमारी इनवॉइस अपलोड कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, मतलब हमने रजिस्टर कर दिया आईआरपी से। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उसको डिजिटली साइन करेगा आपकी इनवॉइस को और उसमें क्यूआर कोड ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यूनिक रेफरेंस नंबर, इनवॉइस यूनिक रेफरेंस नंबर आ गया, आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ गया यहाँ पे। उसके बाद में सप्लायर को क्या करना है, वो क्यूआर कोड वाली इनवॉइस को रिसिपिएंट के साथ शेयर कर देना है, दैट्स इट। अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, वेबसाइट है जहां पे अपलोड करता है, रिपोर्ट करता है नोटिफाइड पर्सन, यहाँ पे जो भी इनवॉइसेस है उसको, ये सारे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल नोटिफाई किए, e-invoice1.gst.gov.in, e-invoice2.gst.gov.in टिल 10 तक के हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अब इसके बाद में ये हो गया बेटा ई इनवॉइस का कंसेप्ट। जो टैक्स इनवॉइस है उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहने चाहिए,
तो हमारी पहले भी बात हुई है, कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है टैक्स इनवॉइस का, यहाँ कंटेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे ही कंटेंट्स आपके टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। किसका? सप्लायर का नाम, एड्रेस, आपने देखा होगा कोई भी इनवॉइस उसमें क्या क्या रहता है वही ध्यान करो। सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, फिर उसके बाद सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर इट शुड नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स होना चाहिए। एक सीरीज में रख सकते हो, मल्टीपल सीरीज में रख सकते हो, अल्फाबेट रह सकते हैं, नंबर्स रह सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स रह सकते हैं, हाइफन, डैश, स्लैश, किसी भी कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं, बट इट शुड बी यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इट शुड नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स एंड इट शुड बी यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद इनवॉइस जिस दिन इशू कर रहे हो उसका डेट रहेगा। रिसिपिएंट सामने वाला रजिस्टर्ड है, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन या यूआईएन रहेगा, नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन या यूआईएन रहेगा। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई देखनी पड़ती है। 50,000 या उससे ज्यादा है तो फिर तो रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस लगता है, जहां पे डिलीवरी कर रहे हैं उसका एड्रेस लगता है, नेम ऑफ द स्टेट लगता है एंड इट्स कोड लगता है, पांचों चीजें लगती है। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और अगर 50,000 या उससे ज्यादा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, ये 5 चीजें लगती है। बट लेस देन 50,000 है तो फिर जो रिसिपिएंट है अगर उसने यहाँ पे बोला कि ठीक है ये सब चीजें इनवॉइस में दे दो तो आप दे सकते हो। बट अगर आप ये 3 लोगों में से हो, कौन? ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले हो, या आप सप्लाई कर रहे हो यहाँ पे कोई भी सर्विस बाय और थ्रू ईसीओ, या आप ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो उस केस में क्या बोला भाई? उस केस में बोला इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब 50,000 से कम भी हो, 2,000 भी अगर हमारी वैल्यू हो तो भी जो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं उसमें नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रिसिपिएंट होना ही चाहिए, और जो नेम ऑफ स्टेट है उसी को मान लिया जाएगा एड्रेस, उसी को मान लिया जाएगा एड्रेस। तो स्टेट होना कंपलसरी है, तीनों भी केसेस में नेम ऑफ द स्टेट होना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। कौन से 3 केसेस की बात हो रही है? ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात हो रही है, सेकेंडली सप्लाई ऑफ यहाँ टैक्सेबल सर्विसेज जब बाय और थ्रू ईसीओ प्रोवाइड कर रहे हो, या ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इस केस में नेम ऑफ द स्टेट होना ही चाहिए, नेम ऑफ द स्टेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एचएसएन कोड होना चाहिए यहाँ पे भाई, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, गुड्स के केस में यूनिक क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है वो होनी चाहिए गुड्स की या सर्विसेज की, टैक्सेबल वैल्यू, भाई टोटल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या? जिस पे टैक्स लगता है, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट, अबेटमेंट, जो भी। उसके बाद रेट होना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, एज द केस में भी जो भी टैक्स लग रहा है इनवॉइस पे उसका रेट होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ टैक्स आपने चार्ज किया है वो होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए भाई, पीओएस होना चाहिए, along with the name of the state in case supply in the course of interstate trade और commerce, interstate trade और commerce के केस में क्या है? आपको name of the state डालना है और उसका कोड भी वहां पे डालना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफरेंट है तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी आपको देना है। टैक्स क्या रिवर्स चार्ज में पेबल है, यस या नो, आपको इनवॉइस में बताना पड़ता है। सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे सप्लायर का या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्यूआर कोड होना चाहिए जो क्या है? हैविंग एम्बेडेड आईआरएन इन केस ई इनवॉइस हैज बीन इशूड, ई इनवॉइस के केस में क्यूआर कोड होना चाहिए। तो ये सब क्या? कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। एंड हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट है। क्या? एक, पहली बात करें तो जो ई इनवॉइसिंग है उसकी लिमिट चेंज हो गई है, 5 करोड़ हो गई है। और सेकेंड अमेंडमेंट यहाँ पे क्या पे आता है? ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है इसको भी यहाँ पे लेकर के आ गया है कि इवन इफ आप ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और यहाँ पे वैल्यू क्या है 50,000 से भी कम है तो भी क्या? नेम ऑफ द स्टेट होना चाहिए, नेम ऑफ द स्टेट होना चाहिए। दैट्स इट। ये 2 ही अमेंडमेंट है इस चैप्टर में। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।